हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। बेटा, हमने अपनी पहली वीडियो में 5.1 टॉपिक पढ़ा था, जिस जो क्या था कि सजीव किससे बने होते हैं। और सजीव किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। तो अब हम बेटा क्या पढ़ेंगे कि कोशिका किससे बनी होती है और कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यानी कि कोशिका के अंदर भी क्या होते हैं बेटा? भाग होते हैं, अंग होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कोशिकांग। कोशिका कैसे संगठित होती है? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हम लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 गुण दिखाई देंगे। यानी कि बेटा, अगर हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका के अंदर क्या होएगा? 3 गुण दिखाई देंगे। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये 3 हमें उसके अंदर दिखाई देंगे। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है। और वो कैसे है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा, जितने भी कार्य करती हैं कोशिकाएं, वो सब किसके मतलब किस आधार पर करती है? अपने इन 3 गुणों के आधार पर करती है। कौन कौन से? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो बेटा, प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या होती है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। यह कोशिका की सबसे भारी परत है। जो कोशिका होती है बेटा, उसकी सबसे भारी परत क्या है? प्लाज्मा झिल्ली, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। यानी कि ये क्या करती है? कोशिका के जितने भी घटक होते हैं उनको बाह्य पर्यावरण जो होता है उनसे अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर और बाहर आने जाने देती है। बेटा, तुम ये सोच रहे होंगे कि कौन सा बाह्य पर्यावरण, मतलब हमें तो ऐसे कोशिका दिखाई नहीं दे रही। तो बेटा, बाह्य पर्यावरण ऐसे कि कोशिकाएं क्या होती हैं, जीवों के अंदर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली। अब समझ में आया तुम्हें? और बेटा, ये क्या करती है? केवल कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने और बाहर जाने की आज्ञा देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और इसी कारण से, किस कारण से? कि ये कुछ ही पदार्थों को अंदर आने या बाहर जाने की आज्ञा देती है, इस वजह से इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये नाम भी बेटा पूछा जा सकता है। तो कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। तो बेटा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? कुछ पदार्थ यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए या मतलब जितनी भी गैसेज है वो क्या होती हैं बेटा? वो कोशिका झिल्ली से आर पार विसरण, यानी कि वो इधर उधर जा सकती है। वो किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण प्रक्रिया द्वारा। हम पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है या होती है। देखो बेटा, क्या होता है, हम अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं विसरण की प्रक्रिया क्या होती है। विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा? जैसे कि अब तुम एक गिलास में सिंपल पानी ले लो और दूसरे गिलास में तुम क्या करो, या तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक मिला लो या उसमें चीनी मिला लो। तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जिसमें तुमने क्या मिलाया है? चीनी को मिलाया है। तो बेटा, जब तुम कुछ चीनी का पानी और कुछ सिंपल जो पानी है, उन दोनों को एक उसके अंदर रखोगे बेटा, एक बर्तन के अंदर रखोगे, तो वे दोनों आपस में मिक्स होंगे। लेकिन वो मिक्स कैसे होंगे बेटा? वो क्या होंगे? जो उच्च सांद्रता, जो पदार्थों की गति है वो कहाँ से कहाँ की तरफ होगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। उच्च सांद्रता किसके अंदर थी? चीनी वाले पानी में। और निम्न सांद्रता किसकी है बेटा? सिंपल पानी की। तो उच्च सांद्रता वाला पानी से पदार्थ कहाँ जाएंगे? निम्न सांद्रता वाले पानी में। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए, जब कुछ पदार्थ जैसे CO2, जो एक कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ है जिसका निष्कासन आवश्यक है। अब बेटा, ये CO2 कहाँ से आती है? जब हम सांस लेते हैं
तो उसके बाद जो हम उच्छ्वसन के बाद सांस छोड़ते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, CO2 निर्मित वायु को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो कार्य कौन कर रहा है, कोशिकाओं के द्वारा ही हो रहा है निष्कासन। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है बेटा, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। कोशिका में अब देखो, कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। अब ये कैसे करती है निष्कासन, जो CO2 बेटा अवशिष्ट पदार्थ है वो इकट्ठा होता रहता है और उससे क्या होता है, उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। और सांद्रता बढ़ने से क्या होता है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। अब पर्यावरण में जो CO2 है बेटा, वो क्या है, जो हमारी अंदर एकत्र होती चली गई उसकी सांद्रता से तो कम है। तो क्या करेगी, जो CO2 है अंदर की बेटा वो बाहर आना चाहेगी, तो वो क्या होएगी, CO2 बाहर आएगी। ठीक है, जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। इस प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है तो O2 बाहर से कोशिका में विसरण द्वारा अंदर चली जाती है। और ऐसे ही जब O2 क्या होता है बेटा, हमारे अंदर O2 की कमी होती है तो क्या होता है, बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो कोशिका क्या करती है, अपने अंदर O2 को आने देती है। किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण की प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान में विसरण क्या करता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। अब देखो बेटा, परासरण किसे कहते हैं, जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। जल के अणुओं की गति बेटा क्या होती है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो, यानी कि जो बेटा वो झिल्ली थी हमारी, कोशिका झिल्ली या प्लेज्मा झिल्ली, वो क्या करती है, कुछ ही पदार्थों को अंदर आने देती है, बाहर जाने देती है। और जब वो जल को ऐसे अंदर या बाहर आने देती है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, परासरण। प्लेज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं। अब बेटा इसमें क्या होता है, जब प्लेज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस प्रकार परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की तरफ जाते हैं। यानी कि जिस जल की सांद्रता उच्च होगी यानी कि अधिक होगी, उससे कहाँ पे जाएंगे, जिस जल की सांद्रता निम्न होगी यानी कि कम होगी, उस तरफ जाएंगे क्या, जल के अणु। और किससे, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा। यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। अब देखो बेटा, जंतु कोशिका है या फिर कोई पादप कोशिका है, अगर हम उसको क्या करते हैं, शक्कर या फिर शक्कर मतलब यानी चीनी या नमक के विलयन में रखें तो क्या होता है। अब 3 तरीके की घटनाएं होती हैं बेटा। सबसे पहली घटना, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम हो और जल की मात्रा ज़्यादा हो में रखा गया तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को हम अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब देखो बेटा, तनु विलयन किसको बोलते हैं, विलयन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखो, विलयन होता है बेटा किसी भी 2 चीज़ों का मिक्सचर। ठीक है, किसी भी 2 चीज़ों के मिलने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, विलयन, जिसमें एक क्या होता है, जल होता है और दूसरा क्या होता है, उसके अंदर मिलाया जाता है जल के अंदर। ठीक है, तो अब इस तनु विलयन क्या हो गया कि उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी और अन्य पदार्थ की मात्रा कम होगी। जैसे कि अब शक्कर और जल को मिलाया जाता है तो उसमें शक्कर की मात्रा कम होगी और जल की मात्रा अधिक होगी। तो ऐसे में क्या होता है, जल परासरण विधि के द्वारा बेटा क्या करेगा, अब हमने उस तनु विलयन वाले में क्या रखा, एक जंतु कोशिका को रखा, तो जंतु कोशिका को जब उसमें रखा तो ऐसे विलयन में क्या होएगा बेटा, अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर
चला जाता है। ठीक है। अब जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया और इससे कोशिका फूलने लगती है। अब इसमें बेटा क्या हुआ, इस अल्प परासरण दाबी में विलयन में बेटा जो जल था शक्कर में घुला हुआ, क्योंकि उसमें क्या थी, शक्कर बहुत कम मात्रा में थी, जल अधिक था, तो क्या होएगा बेटा, वो जल की मात्रा कहाँ पर ज़्यादा हो गई, बाहर। तो वो क्या करता है फिर, बाहर जहाँ पर ज़्यादा हो गई मात्रा जल की, वो जल क्या करेगा, उसको बेटा कोशिका के अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो जल जब कोशिका के अंदर जाता है, लेकिन बाहर आने में जो बाहर आता है जल वो बहुत थोड़ी मात्रा में होता है, तो इसका मतलब ज़्यादा जल कहाँ जा रहा है, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर अगर जल जा रहा है तो उससे क्या होता है, कोशिका फूलने लगती है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा क्या है बेटा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो उसमें क्या होगा बेटा, कोशिका झिल्ली में से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। अब दोनों जगह बराबर है तो बेटा कहीं भी नहीं जाएगा। अब जैसे दोनों के पास बराबर बराबर चीज़ें होंगी तो कोई लड़ेगा थोड़ी अपने लिए कि भाई मुझे चाहिए या मुझे चाहिए, मेरी कम है मैं लूँगा। तो अब दोनों के पास बराबर है तो वो कोई गति नहीं करेंगे, शांत बैठे रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही जल भी शांत रहेगा। ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई। अब बेटा ये देखो क्या हुआ, इसमें क्या होता है, जल बाहर आता और जाता है लेकिन बराबर मात्रा में। जैसे अब किसी के पास बराबर बुक्स हैं, नोटबुक हैं, टॉफ़ियाँ हैं, तो क्या करे, उसने उसको एक दी और वहाँ से उसने उसको एक दी, तो बात बराबर ही रही। ठीक है। और इसको ही क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन। इसमें क्या होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया। तीसरा क्या है, यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र होगा, यानी कि उसमें क्या होगी, जल की मात्रा कम होगी और अन्य पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। तो क्या होएगा बेटा, जल किधर आएगा, जल की मात्रा कहाँ पर कम है, बाहर कम है। किससे, कोशिका के बाहर जल की मात्रा कम है और कहाँ पर ज़्यादा है, कोशिका के अंदर। तो जहाँ पर जल की मात्रा कम होती है जल उस तरफ जाता है। ठीक है। और सांद्रता की दृष्टि से देखें तो सांद्रता की दृष्टि में बेटा क्या होता है कि सांद्रता वाले में हम ऐसा प्रतीत होता है हमें कि सांद्रता में कि हायर कंसंट्रेशन बेटा कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ पदार्थ मूव करता है, यानी कि जाता है। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। पुनः अब बेटा इसमें क्या हो रहा है, जल बाहर आ रहा है। अब बाहर आ रहा है तो क्या होएगा, इससे अंदर क्या होएगा, जल की कमी होएगी और वहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर रह जाएगा। इसलिए कोशिका क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जैसे गुब्बारे में से अगर तुम पानी निकालोगे तो वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। तो परासरण इस प्रकार विसरण को एक विशिष्ट विधि, परासरण इस प्रकार विसरण की क्या है, एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। और आओ निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। अब बेटा देखो, अंडे में परासरण, अंडे से परासरण कैसे होता है, अंडे को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालकर उसके कवच को हटाओ। इस कवच अधिकांशतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह एक पतली बाह्य त्वचा अब अंडे को घेरे रखती है। अंडे को शुद्ध जल में रखो और 5 मिनट के बाद इसका अवलोकन करो।
आप क्या देखते हैं, अंडा फूल जाता है क्योंकि परासरण द्वारा जल अंडे के अंदर चला जाता है। इसी प्रकार का एक कवच रहित अंडा नमक के सांद्रित विलयन में रखो और 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाता है, क्योंकि नमक का घोल क्या है, अधिक सांद्रित है, या उसकी क्या है, सांद्रता अधिक है। तो जहाँ सांद्रता अधिक होती है बेटा, जल क्या करता है, उस तरफ गति करता है। तो जिसकी वजह से जो अंडे के अंदर जल था वो बाहर आ जाता है नमक वाले जल के अंदर। तो इससे अंडा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और पहले वाले में क्या था बेटा, पहले वाले में जल बाहर क्या था, जल की मात्रा अधिक थी, अंदर अंडे के अंदर जल की मात्रा की अपेक्षा। इसलिए क्या होता है, तो जल किधर जाएगा, जिधर जल की कमी है तो अंडे के अंदर गया उधर जल, अंडा क्या हो गया, उससे फूल गया। इसी प्रकार की क्रियाकलाप हम सूखी किशमिश अथवा खुबानी में भी करने का प्रयत्न कर सकते हैं। सूखी किशमिश अथवा खुबानी को केवल जल में रखो और उसे कुछ समय के लिए छोड़ दो। उसके बाद उसे शक्कर अथवा नमक के सांद्रित विलयन में रखो। आप निम्नलिखित अंतर देखोगे, जब उन्हें केवल जल में रखा गया तो वे जल ग्रहण करके फूल गई, और जब उन्हें सांद्रित घोल में रखा गया तो वे जल को बाहर निकाल कर सिकुड़ गई। और ऐसे ही जैसे बेटा तुम एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हो, बादाम को अगर पानी में भिगोते हैं तो थोड़ी देर बाद तुम क्या देखते हो कि वो बादाम क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है। एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। अब एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा ही जल को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। पौधों के मूल यानी कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है, परासरण की एक विधि द्वारा होता है। जैसे ही पौधे के अंदर क्या होती है, जल की कमी होती है, तो क्या करती हैं, जड़ें जल को सोखती हैं। जो जड़ों के अंदर कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, जो मिट्टी में जल होता है उसको क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं और कोशिका के अंदर आने देती हैं, जिससे क्या होता है, पौधों में जल आ जाता है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो विसरण तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, कोशिका। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी सहायता करता है। अब देखो बेटा, जो विसरण होता है वो क्या करता है, कोशिका को अपने बाह्य पर्यावरण से पोषण को ग्रहण करने में भी सहायता करता है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी किसके द्वारा संभव होता है, विसरण द्वारा। इस प्रकार के परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोई भी कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता तो होती है। अब प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। अब देखो बेटा, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, एक लचीली होती है और क्या होती है, कार्बनिक अणुओं की जैसे कि लिपिड और प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, क्योंकि जितनी कोशिका झिल्ली लचीली होगी वो उतनी अच्छे से गति कर सकती है और बाहर से भोजन को ग्रहण कर सकती है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटिस कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इस प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त करता है। तो बेटा अब हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। और प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, लचीली होती है, ठीक है, जिसकी सहायता से एक कोशिकीय जीवों को अपना भोजन ग्रहण करने में आसानी होती है। और जिस प्रक्रिया द्वारा एक कोशिकीय जीव अपना भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि अमीबा, उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस।
और अब हमने क्या पढ़ा कि कोशिका झिल्ली का एक और कार्य होता है कि वो क्या करती है, बाहर से पदार्थों को का आदान प्रदान, कहाँ, कोशिका के अंदर और बाह्य पर्यावरण में आदान प्रदान में सहायता करती है। और किस विधि द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण द्वारा। ठीक है। और वो 3 तरह का होता है, कौन कौन सा, अल्प परासरण दाबी विलयन, ठीक है, समपरासरी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है। अल्प परासरण दाबी विलयन के अंदर बेटा क्या होता है कि अंदर क्या होती है, कमी होती है जल की, तो जिसके कारण वो क्या होता है, फूल जाता है। अल्प इसलिए लगा है कि कोशिका के अंदर कमी होती है, किस चीज़ की, जल की, तो वो फूल जाती है। और क्या होती है, समपरासारी विलयन में, यानी कि दोनों में क्या होता है, बाहर और अंदर एक जैसी ही सांद्रता होती है, तो इसलिए उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन अति परासरण दाबी विलयन में क्या होता है बेटा, अति माने अधिक, यानी कि कोशिका के अंदर क्या होती है, जल की मात्रा अधिक होती है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, कोशिका से बाहर जल निकाल देती है, और जिसके कारण वो सिकुड़ जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, अति परासरण दाबी विलयन। हमें बेटा ये देखना है कि जल की मात्रा कहाँ अधिक है और कहाँ कम है। अगर सिर्फ कोशिका के अंदर चेक करना, उसी के नाम पर उसी के बेस पर इसका नाम पड़ा। अगर कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है, कम है, तो यानी कि कम का मतलब अल्प, तो यानी कि अल्प परासरण दाबी विलयन। और अगर क्या है, जल की मात्रा अधिक है कोशिका के अंदर, तो उसको क्या बोल देंगे, अति परासरण दाबी विलयन। और अगर बराबर है तो समपरासारी विलयन। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।